नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। 3 दिवसीय दौरे पर राजस्थान पहुंचे पीएम मोदी। बीजेपी हेडक्वार्टर में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में होना है शामिल। केजरीवाल सरकार की बढ़ी मुश्किलें। एलजी की सिफारिश गृह मंत्रालय से मंजूर। दवा घोटाला मामले की सीबीआई करेगी जांच। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी। बंगाल से बिहार तक दंगल शुरू। जल्द अलायंस के सहयोगी से बात करेगी कांग्रेस। बंगाल में रेड मारने गई ईडी टीम पर हमला। एक साथ आई कांग्रेस और भाजपा। कटघरे में ममता सरकार। एनआईए जांच की मांग तेज। खालिस्तानियों ने अमेरिका में फिर हिंदू मंदिर को बनाया निशाना। 14 दिन में दूसरी घटना। मंदिर के बोर्ड पर पीएम मोदी के खिलाफ लिखे अपशब्द। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिवसीय दौरे पर राजस्थान के जयपुर पहुंचे। इसके साथ अमित शाह भी मौजूद हैं। पीएम मोदी को यहां पुलिस डीजीआईजी सम्मेलन में भाग लेना है। वहीं सबसे पहले पीएम मोदी बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां पार्टी नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर बैठक की। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद पीएम मोदी पहली बार जयपुर पहुंचे हैं, तो उनके स्वागत में न सिर्फ बीजेपी दफ्तर बल्कि पूरे जयपुर शहर को सजाया गया है। रंग बिरंगी लाइट से जयपुर का बीजेपी दफ्तर जगमगा रहा है, तो वहीं गुलाबी शहर भी भगवामय हो गया है। जबरदस्त तरीके से पीएम मोदी का स्वागत किया गया है। देखिए, पीएम मोदी का स्वागत तो किया ही जाना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संबोधित किए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संबोधित करते हुए वो प्रधानमंत्री बन के नहीं जाते, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक सेवक बन के जाते हैं। और वहां पर जब इंटरैक्ट होते हैं तो वो बताते हैं कि देखो, हमें काम करने का मौका तभी मिलेगा जबकि हम सत्ता में रहेंगे, और सत्ता में तभी रहेंगे जब हमारे नीचे के कार्यकर्ता तक के लेवल के लोग उसी उत्साह के साथ काम करेंगे जिस उत्साह से 2014 से अब तक करते रहे हैं। क्योंकि उत्साह जरूरी है। कभी ये मत सोचना कि अभी विधानसभा चुनाव में तो जीत हुई है तो उसके बाद रेस्ट मोड में मत आ जाना। ये बड़े मंत्र होते हैं पीएम मोदी के। और इसलिए आप सोचिए कि जिस पार्टी की जीत हुई है जिस प्रदेश में, और वहां पर आगे लोकसभा का चुनाव होना है, और कांग्रेस हताश इस बात को लेकर है कि 25 की 25 लोकसभा सीटें वहां पर सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के पास है, कैसे तोड़ पाएंगे। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी भी उस चुनौतियों का सामना कर रही है। सिचुएशन पॉइंट है, एक भी इधर से उधर नहीं जाना चाहिए। और जीत के बाद भी पीएम मोदी अपने नेताओं कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करने के लिए वो समय चुनते हैं जबकि एक बड़ा कॉन्फ्रेंस वहां होने वाला है। वो रात में अभी यहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किए। कल क्या करेंगे? अमित शाह, डोभाल और जो पूरे देश से अलग अलग डीजी डीआईजी आए हुए हैं, सिक्योरिटी एजेंसी, राज्य के पुलिस प्रमुख, इन सबके साथ वो बात करेंगे जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये दिखाता है पार्टी के लिए भी कार्यकर्ता के स्तर पर मेहनत करना, खुद कार्यकर्ता बन जाना, देश के लिए सेवक की तरह काम करना, और फिर एक व्यक्ति के अंदर इतने सारे गुण होंगे तो स्वागत तो होना ही चाहिए। जी, इस खबर में बात केजरीवाल की बढ़ती मुसीबतों की। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार अब दवा से लेकर दारू तक घिरती दिख रही है। आए दिन आप सरकार के लिए नई नई मुसीबतें पैदा हो रही हैं। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कथित घटिया दवाओं की सप्लाई की सीबीआई जांच कराने को हरी झंडी दिखा दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में घटिया दवाओं की सप्लाई की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। दिसंबर में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गृह मंत्रालय से मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। एक के बाद एक केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। अब केजरीवाल के लिए ये शब्द कहना
कि उसके सरकार में ये घोटाला हुआ, अब लगता है कि ये शब्द खत्म कर दिया जाना चाहिए जी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था, अरविंद केजरीवाल भी करप्शन के साथ जुड़ चुका है। कोई भी ऐसा मंत्रालय नहीं, विभाग नहीं जहां पर घोटाले नहीं हो रहे हों। अब दवा की बात कर रहे हैं, दवा घोटाले के लिए ये जो सप्लाई की जा रही थी लो स्टैंडर्ड दवाइयां, उसके आदेश तो मिल गए सीबीआई जांच के। पता चलेगा कि किन कंपनियों को इन लोगों ने कैसे लूटा और जनता को ये जहरीली दवाएं दी। लो स्टैंडर्ड की दवाएं देने का मतलब आप दिल्ली के लोगों के जान से खेल रहे हो। मुफ्त में तो देते हो लेकिन मुफ्त में जहर दे दोगे, ऐसी स्थिति पैदा हो गई। मोहल्ला क्लिनिक में वही तरीका। अब तक मोहल्ला क्लिनिक में एक नहीं कई बार करप्शन के मामले आ चुके हैं। टेस्ट के लिए, सैंपल के लिए डॉक्टर देख रहे हैं, यानी कि 400, 300, 500 एक 2-2 घंटे में पेशेंट देख रहे हैं। इसके रिकॉर्ड है। यहां तक कि सत्येंद्र जैन की बेटी मोहल्ला क्लिनिक में सेट कर दी गई थी। शुरुआती दौर से कंसल्टेंट को लेकर, डॉक्टर को लेकर, दवा को लेकर, पेशेंट को लेकर, टेस्ट को लेकर हर जगह पर करप्शन दिख रहा है। तो केजरीवाल इस समय जिस स्थिति में है वो मुंह छिपाकर इधर उधर भागते फिरे, नहीं तो दिल्ली की जनता उसे दौड़ा दौड़ा कर यहां से भगाएगी। जो तरीका इसने अपनाया कट्टर ईमानदार होते हुए कट्टर बेईमानी का, अब भविष्य दिख नहीं रहा आम आदमी पार्टी का। जी। अगली खबर में बात इंडी अलायंस की। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक में सहयोगियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान और तनाव बढ़ गया है। सबसे ज्यादा मुश्किलें कांग्रेस के सामने आ रही हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की सभी 13 सीटों पर दावेदारी कर दी थी। इसी तरह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें ऑफर किए जाने के संकेत दे दिए हैं। वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी ने संकेत दिया था कि वो 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस और आरएलडी के लिए सिर्फ 15 सीटें छोड़ेगी, लेकिन कांग्रेस 25 सीटों का दावा कर रही है। बिहार में राजद और जदयू का प्रभाव है, भले कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है। तो इंडी अलायंस के बीच घमासान मचा हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर। इंडी अलायंस खत्म है। अब कोई अलायंस नाम की चीज नहीं है। कांग्रेस 2 दिन से बैठक कर रही थी। क्या कर रही है? हमारे साथ जिन जिन इंडी अलायंस के पार्टनरों के स्टेट हैं वहां की बात छोड़ दो। कांग्रेस ये तैयारी कर रही है 250 सीटें, 255 सीटें जहां पर हम अकेले चुनाव लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उस पर प्लानिंग बनाओ। यहां पर तो गठबंधन संभव ही नहीं है। पश्चिम बंगाल में गठबंधन नहीं होने वाला। बिहार में कांग्रेस अलग चुनाव लड़े या फिर पूरी तरीके से सरेंडर कर दे। उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर राजी हो, नहीं तो फिर उसके बाद अकेले चुनाव लड़े। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, संजय राउत तो बार बार कह रहे हैं ये तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, 23 सीट पर तो वो खुद लड़ेंगे। पिछली बार की स्थिति है, एनसीपी के साथ जब गठबंधन करोगे, कांग्रेस, एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कहां से सीटें लाओगे? सीट तो बढ़ा नहीं सकते। चैलेंज सबके पास है। इसलिए पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र, इन जगहों पर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस अब ये भूल जाए कि इंडी अलायंस नाम का कोई ब्लॉक बना था, ये ब्लॉक टूट चुका है, खत्म हो चुका है। जी। और अब बात ईडी टीम पर हमले की। बंगाल में राशन घोटाले के सिलसिले में टीएमसी नेता के यहां छापेमारी करने पहुंची ईडी की टीम पर हमला किया गया। हमला इतना बड़ा था कि कई ईडी अधिकारी उसमें घायल भी हो गए। इस बीच भाजपा ने ईडी की टीम पर हमले की निंदा की और ममता सरकार को घेरा। साथ ही घटना की जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा और एनआई जांच की मांग की है। वहीं हमले के बाद कांग्रेस ने भी ममता सरकार को घेरा है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सत्तारूढ़ दल के गुंडों ने आज ईडी अधिकारियों पर जिस तरह हमला बोला, उससे ये साफ है कि किसी दिन ईडी अधिकारियों की हत्या भी हो सकती है। ये क्या देखने को मिल रहा है? पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की कोई चीज ही नहीं है। कानून व्यवस्था और ममता बनर्जी, कहां से कानून व्यवस्था देखेगी? ममता बनर्जी तो सिर्फ सत्ता के लिए वहां पर शासन करती है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, 2 जो चीफ मिनिस्टर अभी हैं, इन दोनों को सबसे लो रेटिंग दी जानी चाहिए। लेकिन दोनों में एक कॉमन पॉइंट है। जिस तरीके से ममता बनर्जी कांग्रेस की उपज है, तो कांग्रेस के तरीकों का इस्तेमाल करती रही है। आज भी अपीजमेंट पॉलिटिक्स है।
वहां पर मुसलमानों के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे ईडी अधिकारी को की हत्या कर दे, सीबीआई अधिकारी को घुसने न दे, घरों में लोगों को जिंदा जला दिया जाए, ममता बनर्जी कुछ नहीं करेगी। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि अब तक इस कानून व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था का जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ हमें कोई ऐसी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। राइट टू रिकॉल होता, ममता बनर्जी को भगा दिया जाता। यहां तक कि कम से कम केंद्र सरकार के पास इतनी पावर होती, ताकत होती इन विवादों से अलग, तो आज कानून व्यवस्था के आधार पर वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। जो व्यवस्थाएं चरमराई है पश्चिम बंगाल के अंदर, अब तक अगर देखा जाए तो फिर से एक बवाल शुरू होने वाला है। सीए लागू होगा और पश्चिम बंगाल में फिर से वही सब निकलेंगे सड़कों पर, ट्रेन पर पत्थरबाजी करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ होने की संभावना कम है, क्योंकि केंद्र सरकार भी ये सोचती है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं तो पूरे देश में ये विपक्षी गठबंधन के लोग हंगामा करेंगे। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पद पर रहने का अधिकार नहीं है और उसके खिलाफ तो कार्रवाई की जानी चाहिए। एक तो बॉर्डर स्टेट है, बांग्लादेश से सीमा लगता है और वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठिए आते रहते हैं। वहां पर तो केंद्र शासित प्रदेश तो बनाना चाहिए, जो बंगाल के बंटवारे की बात हो रही थी, और उसके बाद ममता बनर्जी जैसे लोगों के हाथों में वहां की सत्ता हो ही नहीं सकती। जी, आखिरी खबर में बात अमेरिका की। खालिस्तानियों ने अमेरिका में एक बार फिर हिंदू मंदिर को निशाना बनाया है। इस बार कैलिफोर्निया के हेवर्ड में स्थित शेरावाली मंदिर को निशाना बनाया गया है। अमेरिका में 14 दिन के अंदर यह दूसरा मामला सामने आया है जब खालिस्तानियों ने हिंदू मंदिर पर हमला किया है। वहीं मंदिर के बोर्ड पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब शब्द भी लिखे गए हैं। अमेरिका में एक बार फिर से हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया। ये अमेरिका, कनाडा, यूके, हर जगह पर जिस तरीके से अभी हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है और इस्तेमाल किसका किया जा रहा है? खालिस्तानियों का। लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए तो ये खालिस्तानी कौन है? खालिस्तानी मतलब ये सिखों को मत समझ लीजिए। ये खालिस्तानी जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो आईएसआई के लोग हैं। ये पाकिस्तान प्रायोजित है। ऐसा नहीं कह सकते कि जो खालिस्तानी यहां पर चिढ़े हुए हैं, खालिस्तान की मांग करने वाले लोग हैं, इन लोगों को भड़काया जा रहा है जी। और कुछ जो खालिस्तान समर्थक लोग हैं और जो लोग उसके टूल्स बने हुए हैं, करोड़ों करोड़ रुपया इनको फंड दिया जाता है और ये सारे गैंगस्टर हैं। जैसे पंजाब में गैंगस्टरों को देखा जाए तो हर 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के बाद एक छोटा गैंगस्टर, हर जिले में एक बड़ा गैंगस्टर मिल जाएगा। पंजाब की व्यवस्थाएं अभी ऐसी चल रही है, गैंगवार ऐसा ही चल रहा है। तो खालिस्तान के जो इस्तेमाल का तरीका अभी पाकिस्तान ने बनाया है वो तोड़ने की जरूरत है और इसीलिए अभी जो कई इंटरनल सिक्योरिटी पर कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं उसमें यह मुद्दा उठ रहा है कि अब पाकिस्तान जिस तरीके से एक बार प्रॉक्सी वार शुरू किया था 65 के युद्ध के बाद कि हम भारत से जीत नहीं सकते सीधे युद्ध में, तो छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वार करो, और उसके लिए टारगेट किया गया जम्मू कश्मीर को, टारगेट किया गया पंजाब को, वहां से घुसपैठ करेंगे, आतंकवादियों को भेजेंगे, सेना में ट्रेंड किए हुए आतंकवादी भेजेंगे। उसी तरीके से अब एक और नया इन लोगों ने पेच निकाला है, पैतरा निकाला है कि अब जो पाकिस्तान से भेजे जाते हैं आतंकी, उसके साथ एक नया टूल्स बनाओ और खालिस्तान को समर्थन करो, उसके लोगों को इकट्ठा करो, उसी को हथियार दो, लोग हिंदुस्तानी रहेंगे, हथियार हमारा रहेगा, अराजकता वहां पैदा होगी। तो इसलिए ये हिंदू मंदिरों पर जो हमले हो रहे हैं इसके पीछे के कारणों को समझना और उसके लिए एनआईए को देखना जरूरी है कि ये विदेशी धरती पर हिंदुस्तान के खिलाफ जो साजिश चल रहे हैं उसको जल्द से जल्द
जड़ तक पहुंचे और लोगों को गिरफ्तारी जरूरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।